हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं, इस समय आपकी गागर में सागर वाली क्लास चल रही है। मैराथन क्लास आपको दी जा रही है। हर एक सब्जेक्ट की जो आपकी मैराथन क्लास हैं वो इस समय आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। और आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो कि आपके देख सकते हैं स्टैटिक जीके, है ना। समान जागरूकता की देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण आपका यही होता है। और याद रखिए, यहां पर हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और लंबी क्लास आपकी होने वाली है ना। ये जो क्लास आपकी है वो लंबी क्लास आपकी जाने वाली है, क्योंकि इसी में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके में। तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, कहां कहां से जुड़े, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस समय आपकी मैराथन क्लासें पूरी स्टार्ट कर दी गई हैं। हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लासें आपको देखिए देना शुरू कर दिया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। आवाज वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। आवाज आ रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से रहेंगे, मतलब क्लास जो आपकी रहेगी फास्ट रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन हमने बिल्कुल सरल रखे हैं और आपके कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर पहले से ही कर दीजिएगा भाई। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखो, आपसे कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचायत होता है। चलिए जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। आपसे कह रहा है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास जो होता है वो कौन होता है। दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा चैत्र। क्या हो जाएगा? चैत्र। इसका आंसर जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंतिम जो आपका कह सकते हैं मास होता है वो होता है, ये होता है फाल्गुन। क्या बोलते हैं? फाल्गुन। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। चलिए बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से क्या है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर आपसे कह रहा है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? आपका बाघ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दे रहा है कि बाघ से पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो याद रखिएगा सिंह था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। अगला भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो दिया भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। आप कहेंगे 4 5 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर नंबर मयूर हो जाएगा, अर्थात मोर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं। तो दोस्तों यार, राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में अर्थात जो मोर मिलते हैं ये मुरैना आपके मिलते हैं। मुरैना आपका जो आंसर बनेगा आपका ए नंबर। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। पूछा गया है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात इनमें से क्या है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब लंबाई चौड़ाई पूछे तो आप कहेंगे सर लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी बन जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहले लंबाई नहीं देता है, पहले चौड़ाई दे देता है। और जब चौड़ाई दे देता है तो फिर क्या होता है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं। याद रखिए, जब चौड़ाई और लंबाई पूछे तो आपको बताना है 2:3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का जो रंग है वो आपका है क्या। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसमें बना जो चक्र है वो आपका रंग पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। याद रखिएगा समुद्री नीला, है ना। यहाँ पर क्या या गहरा नीला बोल दें? क्या बोले भाई? यहां पर आप लोग समुद्री नीला ना कह के आप गहरा नीला बोलिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। आंसर आपका बी बन जाएगा। गहरा नीला आपका हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। जो आगे क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हो जाएगा। अगला दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर देखिए इनका नाम है पिंगली वेंकैया। क्या नाम है? पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बफरिंग हो रही है तो बता दीजिए भाई, है ना। यहां पर देखिए बफरिंग हो रही है तो परेशान ना होइए, बफरिंग हो रही है, समझ गए। चलिए बफरिंग हो रही है, अब नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए आपसे कह रहा भैया, क्या यहां पर दिया है कि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया था वो किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब बफरिंग नहीं होगी, परेशान मत होइए। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट का हो जाएगा, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या पूछा है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है, यहां पर कहेंगे सर भारत का जो राष्ट्रीय गान है यहां पर हो जाएगा जनगण मन। क्या हो जाएगा? जनगण मन हो जाएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन है। तो जब राष्ट्रीय गान के रचयिता पूछे तो आपको बताना रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय गान जो आपका जनगण मन है सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था।
तो आप कहेंगे सर आपके 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो भैया जनगण मन को गाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, आप कहेंगे सर जी 52 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 सेकंड आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो आप कहेंगे सर भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत को गायन के समय जो आपकी है कितनी है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय है वो आपकी कितनी है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 65 सेकंड। कितना है, 65 सेकंड आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है ना, जनगण मन की बात नहीं हो रही है। 52 सेकंड की बात नहीं हो रही। हमने कहा जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत गलत करिएगा। हमने कहा यहाँ पर जनगण मनगण की बात नहीं है। याद रखिए यहाँ पर 65 सेकंड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो सर्वप्रथम गाया गया था वो कब गाया गया था, आपका जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा 1896 ईस्वी में। यहाँ पर देखें कि 1896 में, और याद रखिए 1896 की बात करते हैं तो भैया कलकत्ता अधिवेशन में आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। चलिए जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, और ये लिया गया है आनंद मठ से। कहां लिया गया है, आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया यहाँ पर देखें कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है। चलिए यहां पर बताइएगा कि भैया जो आकाशवाणी है दूरदर्शन इनका दैनिक कार्यक्रम की जो शुरुआत ही होती है ये होती है राष्ट्रगीत से। किससे होता है, राष्ट्रीय गीत से होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो भैया आप देखते हैं जो राष्ट्रीय स्तंभ से लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक, और ये लिया गया है शीर्ष भाग। क्या लिया गया है, शीर्ष भाग। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो भैया राष्ट्रीय प्रतीक में आपको सिंह मिलेगा, सांड मिलेगा, यहाँ पर घोड़ा भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा हिरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हिरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तो आप कहेंगे सर जी 3 हैं। कितने, 3 दिखाई देते हैं, लेकिन है 4, है ना। दिखाई देते हैं तो आपको 3 बताना है। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, मतलब हर एक वो क्वेश्चन दिया गया है जो आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं इसके बारे में डिटेल में ले, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा है। देखिए दिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान, है ना, अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें कितने सिंह हैं। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको बताइएगा 4 सिंह है। कितने हैं, 4 सिंह है। जब दिखाई देने की बात करें तब 3 बताना है। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो भैया भारत में जो संवत है ये शक संवत को मान्यता मिली है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो अपनाया था ये कब अपनाया था। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए भैया, है ना, थोड़ा फास्ट रहेंगे। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था ये आपके 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947। अगला है राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा चलिए बताइए, इसका हो जाएगा पावोक्रिस्टेटस। क्या हो जाएगा, पावोक्रिस्टेटस, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है आपका क्या है। क्या आपको मालूम है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। अगर फास्ट पूछ लिया जाए तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है। याद रखिए भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बरगद है, और बरगद दिया है तो इसका भैया वैज्ञानिक नाम है फाइकस बैंथालिसिस। क्या नाम है, याद रखिए फाइकस बैंथालिसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके भारत में जो आपके नृत्य से संबंधित ढेरों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। देखिए भैया ये जो क्लास आपकी जरूरी नहीं सिर्फ आपके लिए, बहुत एग्जामों के लिए, स्टैटिक जीके हर एग्जाम में आती है।
ठीक है ना। देखो कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। जब यहाँ पर अट्टम लगा देता है और जब अट्टम लगा दे तो आप समझिए वो केरल का आपका है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए डी नंबर हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो हमने कच्ची पूड़ी और अंधी पूड़ी अर्थात आप कहेंगे जो ऑप्शन आपका दिया गया बी नंबर आंध्र प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय नृत्य पूछा गया है, उत्तर भारत का है कौन, कथक, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का है। अगला दिया गया कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य जो आपका है किस राज्य से है, तो आप कहेंगे कथकली है केरल से, याद रखिएगा। का यहाँ से स्टार्टिंग है, ला से अंत है, और का से केरल और का से कथकली, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए का से स्टार्टिंग है, ला से अंत है, और केरल में भी का से स्टार्टिंग है, ला से अंत है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कथक और कथकली वाले गड़बड़ा देते हैं, तो कथकली हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में से हुआ है। पूर्वी भारत में से हुआ है दोस्तों, ये है आपका मणिपुरी, जो कि शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, वो आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश का। अभी बताया था अंधी पूड़ी कच्ची पूड़ी, है ना, याद रखिएगा। कच्ची पूड़ी जब अंधेरे में होते हैं तो पूड़ी क्या हो जाती है, कच्ची हो जाती है ना, रह जाती है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश कच्ची पूड़ी, ऑप्शन बनेगा कुचिपुड़ी, डी नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, कौन सा एक देव नृत्य है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का ये एक देव नृत्य है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, पूछा गया 8 नंबर में। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप इनमें से कौन सा है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात किया है तो आप कहेंगे सर मणिपुरी जो आपका है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली पूछे तो आपको बताना है भारतनाट्यम। क्या बताना है, भारतनाट्यम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के रूप में जाना जाता है। गरीबों की कथकली के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए ये है आपका उट्टन तुल्लन। क्या है, उट्टन तुल्लम, ये गरीबों की कथकली कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, 12 नंबर आपसे दिया गया है। और 12 का ऑप्शन हो जाए आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी नृत्य से, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित नृत्यों में से एक एकल नृत्य आपका नहीं है, मतलब एकल नृत्य नहीं है, कौन सा, यहाँ पर देखिए ओडिसी नृत्य, ये ग्रुप में आपका डांस किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य जो आपका है ये ग्रुप में डांस होता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम ये एकल नृत्य है, अकेले भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए कौन सा एक शास्त्रीय नहीं है, आप कहेंगे कथक भी है, ओडिसी भी है, मणिपुरी है, लेकिन आपका गरबा नहीं है। गरबा है आपके गुजरात का है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। देखा जाए तो भैया इसका नाम है कथकली, है ना, क्या हो जाएगा, कथकली। ये याद रखिएगा कि भैया केरल में तो था ही, लेकिन देखा जाए इसको पुनर्जीवित किया और इसको बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको जो दिया गया है उसी को बताना है। यहाँ पर जो आपका है कथकली, कथकली में दोस्तों याद रखिएगा मुखौटे का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक और आपका होता है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है जहाँ पर मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। किस नृत्य शैली से है, तो आपकी कथकली से है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है सदीर नृत्य दिया है, क्या सदीर नृत्य शैली का प्राचीन नाम क्या है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। अगला दिया गया रऊफ किस राज्य का नृत्य शैली है। रऊफ आपने पढ़ा होगा, रऊफ जो आपका है दोस्तों याद रखिए जम्मू कश्मीर का है, पूछा भी जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गिद्धा किस राज्य का नृत्य है। गिद्धा किस राज्य का नृत्य है बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। गिद्धा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। देवदासी नृत्य शैली की या परंपरा की विरासत नहीं है। देखा जाए तो भैया यहाँ पर देखा जाए मणिपुरी है, उड़ीसी है, भरतनाट्यम है, लेकिन कुचिपुड़ी दोस्तों याद रखिए देवदासी नृत्य का विरासत नहीं है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथक कहाँ की नृत्य शैली है।
कथक जो आपका है कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक हमने बताया था उत्तर प्रदेश का, अर्थात ये उत्तरी भारत का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? चलिए, केरल का सर्वाधिक प्रचलित, केरल का है ना, तो आप कहेंगे सर कथकली जो आपका केरल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? देखो हमने बताया भारतनाट्यम, तो भैया नाट्यम दिया है, इसका मतलब आप कहेंगे सर ये है आपके कहाँ का है? आपका भारतनाट्यम दिया है ना, और भारतनाट्यम कहाँ हो जाएगा? तो आपकी तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम होता तो आपका केरल हो जाता। अगला दिया गया है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये हुआ है कहाँ पर है? 25 को ऑप्शन देना है। मोहिनीअट्टम का जो विकास हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है? जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 दीजिएगा, 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास जो हुआ है, विकास जो हुआ है दोस्तों वो आपका कहां पर हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कह रहा है कहां से, लेकिन ये पूछा गया है कि इसका जो विकास हुआ है वो आपके कहां से हुआ है। चलिए, क्लास लाइव ही चल रही है, परेशान होइएगा क्योंकि लंबी क्लास होती है। अगर हम नाम लेंगे, हाय हेलो करेंगे तो फिर क्लास और लंबी हो जाएगी, है ना, फिर क्लास जो आपकी और लंबी हो जाएगी। इसलिए हाय हेलो के नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन को आपको देना है। देखो यहाँ पर देखा जाए जो आपका मोहिनीअट्टम नृत्य है, याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया 25 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर दोस्तों, केरल के मंदिरों में हुआ है। इसका उद्भव जो हुआ है वो केरल के मंदिरों में हुआ है। तो 25 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 26 नंबर में भारतनाट्यम तमिलनाडु है, कथकली आपका दिया है कर्नाटक, और भैया हमने कहा था कथकली आपके कहाँ से है? तो आपके केरल से है। कहाँ से है? केरल से है, तो ये गड़बड़ी हो गई। ओडिसी उड़ीसा से है, और कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश से है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी गलत दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? 27 नंबर में देखिए भारतनाट्यम दिया है, और भारतनाट्यम के आंध्र प्रदेश से है, नहीं है। कुचिपुड़ी आपका है मध्य प्रदेश से, नहीं, आप कहेंगे कुचिपुड़ी तो भैया ये आपके आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर कथकली केरल, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जो कथक है वो कहाँ का है? उत्तर भारत का है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगले पॉइंट में आ गए हैं मंदिरों से, है ना। देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? चलिए भाई, जवाब देना है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो आपके है कहां पर? फटाफट जवाब देते रहना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये आपके कहां पर है? कहां पर पड़ेगा बद्रीनाथ का मंदिर? चलिए यहाँ पर देखिए भैया, आपका जो 1 नंबर का ऑप्शन, इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए, बद्रीनाथ का जो मंदिर है दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड के चमोली में, अर्थात चमोली जो जिला पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? दूसरे नंबर के ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे कोणार्क का जो मंदिर है वो आपके उड़ीसा में है, जिसे ब्लैक पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गंगोत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? गंगोत्री आप कहेंगे सर ये तो गंगोत्री आपके कहाँ से? जहाँ से गंगा निकली है, अर्थात उत्तर काशी के उत्तराखंड से है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल का मंदिर कहाँ पर है? आप लोग जानते होंगे कि महाकालेश्वर मंदिर है जो कि आपके उज्जैन में है भैया, मध्य प्रदेश, है ना, जहां से विकास दुबे को कैद किया गया था। समझ रहे ना, विकास दुबे कानपुर वाला भैया, उसको क्या किया था? यहीं से, इसी उज्जैन के मंदिर से उसे गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यमुनोत्री मंदिर कहां पर स्थित है? यमुनोत्री मंदिर आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे यमुना नदी निकलती है, इसका मतलब ये भी आपका हो जाएगा क्या? उत्तर काशी उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? काशी विश्वनाथ जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? 6 को ऑप्शन देना है, जवाब देना है। लाइक शेयर करते रहिए भैया, हम लाइक शेयर के लिए इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन याद जरूर दिला देते हैं कि भैया कम से कम आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्लासें मिल रही हैं। तो आप सभी का भैया एक प्रकार से यहाँ पर सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप लोग शेयर कम करते हैं, लाइक भी कम करते हैं, तो भैया लाइक की संख्या और शेयर की संख्या भैया बढ़ा दीजिए, दुगुना कर दीजिए, है ना। यहाँ पर देखो काशी विश्वनाथ मंदिर दिया है और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? चलिए भैया 7 नंबर है, मीनाक्षी मंदिर है आपके मदुरई, जो कि आपके तमिलनाडु में, ठीक है, मदुरई जो कि आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है केदारनाथ मंदिर कहां पर है? केदारनाथ मंदिर
यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और आप कहेंगे सर केदारनाथ मंदिर आपके कहां पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग, क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग जो कि आपका उत्तराखंड, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि बृहदेश्वर मंदिर आपका कहां पर स्थित है। बृहदेश्वर जो मंदिर है ये आपके कहां पर है, 9 नंबर ऑप्शन देना है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो दोस्तों ये है तंजौर में, कहां पर है, तंजावुर बोल देते हैं, तंजौर बोल देते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिलवाड़ा का जो मंदिर है आपके कहां पर है। विमल शाह ने बनवाया था दिलवाड़ा का मंदिर, देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये माउंट आबू में है, जो कि राजस्थान में है ना। ये जैन से संबंधित आपके मंदिर है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो आपका है कहां पर है, तो आप कहेंगे स्वर्ण मंदिर आपके कहां पर, तो आपके अमृतसर जो कि पंजाब में हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कामाख्या मंदिर जो आपका है कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कामाख्या मंदिर जो आपका दिया है 12 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये असम में है, कहां पर, तो आप कहेंगे गुवाहाटी में है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया खजुराहो का मंदिर, जो कि आपके एग्जाम में भैया बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित है। तो आप कहेंगे सर खजुराहो का मंदिर आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, सांची हो जाएगा, विदिशा हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, या छतरपुर आपका हो जाएगा। तो आप कहेंगे एमपी में है, और एमपी में पूछा जाए तो आपको छतरपुर बताना है ना, छतरपुर एमपी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है अमरनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। अमरनाथ मंदिर कहां पर है, तो आप कहेंगे अमरनाथ भैया ये जम्मू कश्मीर में है, आपका बनेगा डी नंबर। अगला दिया है ओंकारनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। चलिए आप लोग भैया बहुत धीमे जवाब दे रहे हैं, हमारे स्पीड के बराबर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जबकि हमें पढ़ना होता है, आंसर भी देना होता है, और आप लोगों को आंसर देना है, फटाफट देना, हमसे तो आगे आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिख जाता है। चलो कह रहा है ओंकारेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। आज हमारा और आपका कंपटीशन है, ठीक है ना, आज हमारा और आपका कंपटीशन है, देखते हैं कि इस कंपटीशन में आप कितना आगे निकल रहे हैं। देखो भैया ओंकारेश्वर मंदिर कहां पर है, 15 नंबर में, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये खंडवा जो कि मध्य प्रदेश में है, खंडवा जो कि मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर मंदिर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 में, और 16 की बात करते हैं तो जगन्नाथ मंदिर भैया जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, जो कि आपकी पूरी आपके उड़ीसा में है ना। यहाँ पर भगवान जो आपके कृष्ण है, जो आपकी बलदाऊ थे, है ना, और भैया उनकी जो आपकी बहना थी, है ना, उन्हीं से रिलेटेड आपकी जगन्नाथ यात्रा निकलती है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोमतेश्वर की जो मूर्ति है आपके कहां पर है। गोमतेश्वर मूर्ति आपके दोस्तों याद रखिए श्रवण बेलगोड़ा, जो कि आपके कर्नाटक में है ना, जैन से रिलेटेड आपका है, पहले जो आपके थे ऋषभ देव, उन्हीं की आपकी मूर्ति है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर बार बार आक्रमण किया गया है ना, और दोस्तों यहां पर देखा जाए तो 18 का जो ऑप्शन बनेगा ये है आपके गुजरात में। गुजरात में दोस्तों याद रखिए वेरावल जो कि गुजरात है, यहां पर जो आंसर है सी हो जाएगा, समुद्र किनारे आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। हर बार यहां पर देखा जाए तो आपके जो वो आता है, क्या बोलते हैं, शिवरात्रि आती है, तो इसमें आतंकवादियों खतरा भी इसमें बना रहता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णो माता देवी की मंदिर कहां पर है। वैष्णो देवी माता का मंदिर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये जम्मू कटरा में है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, जम्मू। अगला क्वेश्चन है अक्षरधाम का मंदिर कहां पर है। अक्षरधाम मंदिर पूछा गया 20 नंबर में, तो आप कहेंगे अक्षरधाम मंदिर दोस्तों याद रखिएगा बड़े मंदिरों की श्रेणी में आता है, और ये आपके दिल्ली में है। कहां पर है, आपके दिल्ली में है। प्रेम मंदिर कहां पर है दोस्तों, प्रेम मंदिर कहां पर है, तो भैया यहां पर देखा जाए प्रेम मंदिर कहां मिलेगा, यहां पर बताना है। क्वेश्चन आपका 21 दिया है, और 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए भाई जवाब देना है। इसका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, मथुरा में है या वृंदावन में है। दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं। अब जब दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप बताइए दोनों में से कि भैया जो प्रेम मंदिर है वो आपके है कहां पर। चलिए प्रेम मंदिर जो आपका है दोस्तों आपके है कहां पर, प्रेम मंदिर कहां पर है, मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। तो मथुरा जिला के समीप वृंदावन में, तो आप देखिए जब समीप दिया इसका मतलब आप वृंदावन लगाइए, जब वृंदावन ना होता तो आप लोग मथुरा लगा देते, है ना। तो जब वृंदावन दिया है तो आप कहेंगे सर वृंदावन पहला, क्योंकि भैया हमने जगह की बात किया है तो जगह तो आपके वृंदावन ही हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, वृंदावन में हो जाएगा, और वृंदावन भैया देखा जाए तो मथुरा हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, समझ गए होंगे, बी नंबर आपको यहाँ पर राइट कर देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है श्री सिद्ध विनायक मंदिर कहां पर है। श्री सिद्ध विनायक मंदिर पूछा गया है, और भैया याद रखिए श्री सिद्ध विनायक मंदिर जो आपका है ये है आपके मुंबई जो कि आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वेंकटेश्वर मंदिर आपके कहां पर है। वेंकटेश्वर मंदिर जो आपका है ये कहां पर है, तो आपके दोस्तों बताइएगा वेंकटेश्वर मंदिर। चलिए यहां पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा,
वेंकटेश्वर जो मंदिर है दक्षिण भारत का है। ये तो मालूम है भैया कि ये भैया जो आपका है वेंकटेश्वर मंदिर है ये दक्षिण भारत का है ना। तो आपकी तिरुपति जो आपको बोलते हैं तिरुपति है ना, लेकिन ये पड़ता कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आप कहेंगे सर 23 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति जो आपके हैं है ना, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है भोरम देव मंदिर कहां पर है, भोरम देव मंदिर है 24 नंबर में, ये है आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। ये पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन दे दिया गया है। अगला दिया है लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर कहां पर स्थित है, लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर जो आपका है ये कहां पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपका बिड़ला मंदिर आपके दिल्ली में है, ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम आपको बता भी देते हैं, स्टार लगा भी देते हैं। याद रखिए कंदरिया महादेव का मंदिर जो आपका है कहां पर है, 26 नंबर जवाब देना है। कंदरिया महादेव का मंदिर आपके कहां पर है, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है त्र्यंबकेश्वर जो आपका शिव मंदिर है, क्या दिया है, यहां पर दिया गया है त्र्यंबकेश्वर जो आपका शिव मंदिर है ये कहां पर आपका पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाए आपका ये नासिक में, नासिक जो कि आपके महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। बाकी आपको बहुत जगह मिल जाएंगे मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर तो आपको कानपुर में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका है महाराष्ट्र प्रांत के, याद रखिएगा आपके कहाँ पर, तो नासिक में आपका पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है, एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपके कहाँ पर स्थित है, जवाब देना है। एलोरा की गुफाएं जो कि आपसे पूछा भी गया है और आपका 28 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बताना है एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं। चलिए चलिए बताइए बताइए जल्दी से जल्दी बताइए, यहां पर जो आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं जो आपकी हैं वो आपकी कहां पड़ती हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं का संबंध है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से, है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से। तो इसका मतलब है कि भैया महाराष्ट्र कहां पर दिया है, ऑप्शन बी दिया गया है। याद रखिए संभाजीनगर जो कि आपका दिया है महाराष्ट्र, हमने कहा ऑप्शन के अनुसार भी देखना है। याद रखिए आपके देखा जाए तो महाराष्ट्र इसका आंसर राइट हो जाएगा। 1983 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया था। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लिंगराज का मंदिर जो आपका है ये कहां पर आपका है, लिंगराज का मंदिर जो आपका है ये कहां पर है। तो भैया लिंगराज का मंदिर आपके कहां पर है, तो आपके भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा, जो कि ऑप्शन आपका सी यहां पर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेल्लूर मठ आपका कहां पर है, बेल्लूर मठ जो आपका है ये आपका कहां पर है, और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। बेल्लूर मठ दिया गया है और आपका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध तटीय मंदिर जो आपका है ये कहां पर है, प्रसिद्ध तटीय मंदिर जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा महाबलीपुरम जो कि आपके तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पार्श्वनाथ का जो मंदिर है आपके कहां पर है, चलिए बताइएगा पार्श्वनाथ का मंदिर जो आपका है ये कहां पर है। तो दोस्तों याद रखिए पार्श्वनाथ का जो मंदिर है आपके कहां पर है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर बताना है कि भैया पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर राज्य बता दीजिए आप, राज्य पूछा गया है आपको, राज्य बता देना है कि कौन सा राज्य में आपका है। पार्श्वनाथ का जो मंदिर है वो आपका है जैन धर्म से संबंधित है ना, और जैन धर्म से संबंधित है तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, खजुराहो में भी आपका है, लेकिन खजुराहो वाला तो आपका इसमें दिया नहीं गया है, खजुराहो वाला तो आपका दिया नहीं गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का वाराणसी में, है ना, वाराणसी में, तो वाराणसी वाला भी नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान आ जाएगा। याद रखिए हमने बताया, हर चीज बताया कि हर जगह हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है देखिए राजस्थान, राजस्थान में एक पड़ता है रणकपुर, रणकपुर में ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है, ठीक है ना। रणकपुर में आपके पार्श्वनाथ का जो आपका चतुर्मुखी आपका जो जैन मंदिर है, ऑप्शन बी हो जाए आपका राजस्थान। अगला है सांची का स्तूप कहां पर है, जवाब देना है। हमने कहा जब आप टेस्ट पेपर लगा रहे होते ना तो उसमें से 5 क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन जो कभी आएंगे ही नहीं, है ना, कभी आएंगे नहीं, लेकिन वो पढ़ा दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन जो आपके हमेशा आते हैं, है ना, जो हमेशा प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। अब उसमें से आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो हमने कहा कठिन थोड़ा होता है, बस आपकी सोच कठिन होती है। आप सोचते हैं कि ये आप क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हम पढ़े ना, उसकी वजह से बहुत ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, बाकी जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो आप छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए पूरी क्लास को देखा करें तो कुछ उसका फायदा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आप सोचे नहीं रट्टा मारना है तो रट्टा मार लीजिए, 4-5 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है, चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है द्वारकाधीश मंदिर जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, द्वारकाधीश मंदिर पूछा गया है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं, सांची स्तूप हो गया।
देखिए 33 नंबर आपसे कह रहा है सांची के स्तूप, आप कहेंगे सांची जो कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारकाधीश मंदिर जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? द्वारकाधीश, द्वारका जो कि आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा या गुजरात में? चलिए बताइए, द्वारका मंदिर आपका गुजरात में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो अभी बहुत वीडियो आपने देखा होगा कि द्वारका नगरी मिली है गुजरात के समुद्र के तट में मिली है, समुद्र के अंदर मिली है। अगला है नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? नीलकंठ महादेव मंदिर जो आपका है 35 नंबर में, तो दोस्तों ये है आपके कौन? तो यहाँ पर याद रखिए ऋषिकेश जो कि आपके उत्तराखंड में है। अगला है तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति बालाजी मंदिर जो आपका है दोस्तों ये कहां पर है? तो तिरुमाला में है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है यहाँ पर देखिए, जो कि आपके संग्रहालय है या बाग है, जो कि बहुत ही आईएमपी पॉइंट आपका है ना। ये जो आपका चैप्टर आ गया है ये बिल्कुल रामायण वाला चैप्टर है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपसे कह रहा है सलारगंज जो संग्रहालय है वो आपके कहां पर है? चलिए बताना है कि सलारगंज जो संग्रहालय है वो आपके कहां पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी सलारगंज संग्रहालय है ना, ये आपके हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हैदराबाद इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? जलियांवाला बाग जो आपका है ये कहां पर स्थित है, इसका जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर जी जलियांवाला बाग जो आपका है कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके अमृतसर में, अमृतसर, जो कि ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। ये बताइएगा कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था बता सकते हैं? और बता सकते हैं तो जल्दी बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर अवस्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, चलिए गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका है 3 नंबर में जवाब देना है। और 3 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गेटवे ऑफ इंडिया है आपके मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है ना। इंडिया गेट मत लगाना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट आपके भैया दिल्ली में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? रॉक गार्डन जो आपका है दोस्तों ये कहां पर है? तो आप कहेंगे रॉक गार्डन है आपकी चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में, बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा दोस्तों पूछा गया, शेर शाह का मकबरा याद रख लीजिएगा। शेर शाह का मकबरा है आपके सासाराम जो कि बिहार में है। और याद रखिएगा ये अष्टकोणीय पद्धति में बनाया है, मतलब जैसे ना अष्टकोण होते हैं, अष्टकोणीय पद्धति में ये बनाया हुआ क्या है आपका मकबरा है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखा जाए तो भैया ये आपके दो शैली, ये भैया भारतीय भी शैली है और यहाँ पर एक प्रकार से जो यहाँ पर था, है ना, विदेश का था, मतलब कह सकते हैं दूसरे देश से था, तो यहाँ पर ये मिक्स शैली में बनाया गया है आपका मकबरा। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो अवस्थित है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, ये आपके पटना में है, डी नंबर हो जाएगा पटना में। अगला दिया गया है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो आपका है कहाँ पर है? 7 का ऑप्शन डी हो जाए आपके दोस्तों, ये है पटना में है। अगला क्वेश्चन दिया है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहां पर है? चलिए यहां पर जवाब देना है भैया। आप देखेंगे ये क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाता है, जो आपका कह सकते हैं विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था यहाँ पर जो पवनार आश्रम है, और ये पवनार आश्रम है कहां पर? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में वर्धा जिला पड़ता है, वर्धा जिला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, जो भारत भवन आपका है ये कहाँ पर है? चलिए भारत भवन की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। भारत भवन है, भारत भवन है, ठीक है, भारत भवन। और ये भारत भवन जो आपका है कहाँ पर है? भारत माता का मंदिर नहीं कह रहा है, ठीक है ना, भारत भवन पूछा गया है। और भारत भवन की बात करते हैं तो ये है आपके कहां पर है? तो आपके भोपाल में है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। भारत भवन जो आपका है वो आपके भोपाल में है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है पर्वतीय नगर मसूरी जो स्थित है आपके कहां पर है? मसूरी जो आपका है दोस्तों, आप कहेंगे सर ये तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है डलहौजी पर्वतीय सौरगाह जो आपका दिया सैरगाह जो है वो आपके कहां पर है? डलहौजी नगर कहां पर है? डलहौजी नगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डलहौजी नगर है आपके हिमाचल प्रदेश में है ना। जब डलहौजी था तो अपना गर्मियों में यहीं आ जाता था जो आपका डलहौजी, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है।
अगला दिया गया है लिंसडाउन पर्वतीय नगर आपका कहाँ है? याद रखिएगा लिंसडाउन जो आपका पर्वतीय नगर है ये आपका कहां पर है? तो दोस्तों ये है आपके उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला है आनंद भवन जो आपका है ये कहां पर है? आनंद भवन जो आपका है ये कहां पर है दोस्तों बताना है। तो आनंद भवन जानते हैं आपके इलाहाबाद में है। कहां पर है? आपके इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शालीमार बाग और निशात बाग कहां पर है? चलिए शालीमार बाग और निशात बाग पूछा गया है। अगर एक क्वेश्चन में अगर आपने घंटा 2 घंटा समय दे दिया ना सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी स्टैटिक जीके पढ़ते रहोगे 6 महीना भी आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे लोग, है ना। हमने कहा कि ये ऐसा टॉपिक होता है कि अगर आप चाहोगे ना तो 2-3 महीना तक क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। हर एक टॉपिक एक एक दिन पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आज आपने 1 घंटा 2 घंटे का समय दे दिया तो इसी में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। देखिए शालीमार बाग और निशात बाग जो स्थित है कहां पर है? आप कहेंगे सर श्रीनगर में है। कहां पर है? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपके कहां पर है? तो दोस्तों ये कहां पड़ता है बताइएगा। यहां पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए कोलकाता में है या रामेश्वरम में है? कोलकाता में है या रामेश्वरम में है? क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा यह भारत के सबसे दक्षिणी सिरे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अर्थात यहाँ पर कहेंगे सर ये है आपका रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। रामेश्वरम हो जाएगा। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स जो म्यूजियम है आपके है कहाँ पर? दोस्तों याद रखिए ये आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गोलकुंडा का जो किला है वो आपके कहाँ पर है? गोलकुंडा का किला दोस्तों आपको बताना है गोलकुंडा का जो किला है वो आपके कहाँ पर है? चलिए गोलकुंडा अहमदाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा या हैदराबाद हो जाएगा। इनमें से क्या आंसर हो सकता है? गोलकुंडा जो आपका है ये किला कहां पर है? चलिए हैदराबाद आप कहेंगे, क्या बोलेंगे? हैदराबाद अर्थात जो तेलंगाना है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हवा महल कहां पर स्थित है? सवाई जय सिंह जो कि आपके हवा महल आपका है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर। ऑप्शन बी बनेगा। अगला है गोल घर अवस्थित है। चलिए यहां पर बताइएगा गोल घर जो आपका है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे पटना में है। कहां पर है? पटना में। ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेल्लूर मठ जो अवस्थित है आपके कहां पर है? चलिए वेल्लूर मठ जो आपका है दोस्तों कहां पर है? वेल्लूर मठ हमने बताया है कोलकाता में है। कोलकाता जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है हौज खास जो अवस्थित है कहां पर है? यहाँ पर 21 नंबर दिया हौज खास। तो भैया ये हौज खास बना है आपके दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दिल्ली। अगला वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? चलिए जवाब देना है 22 नंबर में। 22 की बात करते हैं तो वृंदावन गार्डन कहां पर है? तो बस ये लिए 22 नंबर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई फटाफट जवाब देना है, लेकिन गलती नहीं करना है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती हो जाता है सभी से। ठीक है ना। वृंदावन गार्डन आपको वृंदावन में नहीं मिलेगा दोस्तों। ये है कर्नाटक में मैसूर, है ना। कर्नाटक के मैसूर में है। इसको नोट कर लीजिएगा। हमने कहा जो आपसे कंफ्यूज हो सकता है उस क्वेश्चन को हम खुद समय दे देते हैं। याद रखिए मथुरा नहीं लगाना है। हमें मालूम है सब लोगों से गलती होगी। ये है आपके कर्नाटक के मैसूर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में बाद में नोट कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है कुतुब मीनार स्थित है। अब यहाँ पर देखा जाए कुतुब मीनार, और आप कहेंगे सर जी कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ये तो आपके दिल्ली में है, और दिल्ली में है तो आप कहेंगे सर न्यू रखी थी आपकी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन जो आपके इल्तुतमिश से बनवाया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कुतुब मीनार के निर्माण में बहुत राजाओं ने यहाँ पर हेल्प भी किया है ना। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील दोस्तों आपके कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए 24 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे चिल्का झील आपके उड़ीसा में है जो कि एक लैगून झील है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है हम खंडार किस राज्य में है जिसके लिए विश्व धरोहर में आपका सूची में शामिल भी किया गया है? हम्पी की खंडार दोस्तों याद रखिएगा ये बिल्कुल आईएमपी है। स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि जब विश्व धरोहर सूची में कोई भी रिलेटेड जगह आपकी शामिल होती है तो भैया उसमें से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन भी सकता है, याद रखिएगा। तो ये आपके कहां पर है? आप कहेंगे कर्नाटक में हो जाएंगे। कर्नाटक ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? 26 नंबर। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि परमाणु परीक्षण स्थल कौन? पोखरण। पोखरण से भैया परमाणु का परीक्षण किया जाता है और ये किस राज्य में स्थित है? परमाणु का जो आपका है राजस्थान में। पोखरण जो आपका है राजस्थान। ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो आपका जेएनयू है वो आपके कहां पर है?
तो दोस्तों आप कहेंगे जेएनयू, ये डिग्री आप जानते हैं ना, जेएनयू। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है बुलंद दरवाजा कहां पर है? बुलंद दरवाजा कहां पर है? बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा जो कि अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह जो कि उदंत मंडलम या ऊंटी कहते हैं किस राज्य में है? दोस्तों यहाँ पर कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है। अब आपको बताना है ये भैया जो ऊंटी आपको पड़ता है कहां पर पड़ता है। चलिए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए ये जो जाना जाता है कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा उदंत मंडलम, ये जो आपका एक रेलवे स्टेशन है, हिल आपका कह सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में आपका है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा तमिलनाडु में है। दोस्तों याद रखिएगा ऊंटी जिसे बोलते हैं हिल स्टेशन आपका है, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत है। जब भी कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? अब आइए यहाँ पर जो आपके पड़ोसी देशियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहीं पर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। आज की क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, है ना, आज की क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाएगा। देखो दिया गया है कि भैया सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, तो आप कहेंगे सर इनमें से अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो भैया आप कहेंगे बांग्लादेश की देखा जाए तो भैया मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है दोस्तों, 3 नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बांग्लादेश से मिजोरम है, मेघालय है और असम है, लेकिन भैया जो नागालैंड है ना ये बांग्लादेश से कोई भी सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा है ना कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से स्पर्श करती है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? असम तो आपका हो नहीं सकता है, मिजोरम त्रिपुरा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका नागालैंड। दोस्तों याद रखिए नागालैंड जो आपका है अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? मतलब म्यांमार से नहीं लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है। देखिए मिजोरम की लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है, असम की नहीं लगती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो सीमा है वो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? देखिए भूटान के साथ देखा जाए तो आप कहेंगे सर सिक्किम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है और आपके पश्चिम बंगाल की भी लगती है, लेकिन भैया जो आपका मेघालय है, मेघालय की सीमा आपकी भूटान के साथ नहीं लगती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो आपकी उसका नाम क्या है? चलिए बताइएगा कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों मैक मोहर रेखा जो आपके भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है डूरंड जो आपकी लाइन है वो किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका अफगानिस्तान है, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा आपकी है डूरंड लाइन, ठीक है ना, वर्तमान में। अगला दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य जो रेखा आपका है वो कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो रेखा है ये अवशिष्ट रेखा है, क्या है? अवशिष्ट रेखा है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका रुकिए, ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ना यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये कैसी रेखा आपकी है? ये रेखा जो आपकी एक कैसी रेखा है? तो भैया इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या? इस रेखा को हम बोलते हैं अध्यारोपित सीमा बोलते हैं, ठीक है। 9 का ऑप्शन डी आपका बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा क्या होती है? जब किसी देश की सीमा जब किसी देश की जो सीमा होती है कोई विदेशी जाता है, कोई दूसरे देश का होता है, वो निर्धारण करता है ना, मतलब दूसरे देश का उसमें हस्तक्षेप हो जाता है, निर्धारण करता है, तो अध्यारोपित सीमा कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर आपको डी नंबर लगाना है। क्या लगाएंगे आप लोग? यहाँ पर डी नंबर लगा देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है वो कौन सी रेखा करती है? चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर दिया है आपसे कह रहा है कि भारत और क्या दिया है? भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है 10 नंबर में? तो दोस्तों ये है आपकी कौन? मैक-मोहर रेखा, जिसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैक-मोहर रेखा जो रेखा बनाती है,
तो आप कहेंगे जो आप ही पढ़ा है वही आपका हो जाएगा, भारत और चीन। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? नेपाल से मिले, भूटान से मिले और चीन से भी मिलती है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका सिक्किम है। सिक्किम की जो रेखा है नेपाल से, भूटान से, चीन से मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। अब देखो हमने कहा है कि भैया आरोही अवरोही नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना MBA पढ़ना है। बस यही क्रम आपको रट लेना है कि भैया यहाँ पर बांग्लादेश फर्स्ट नंबर में, चाइना फिर दूसरे में, तीसरे में पाकिस्तान, फिर चौथे में नेपाल, ये क्रम आपका होगा। और इस क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो कौन बन रहा है, यहाँ पर देखिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये क्रम में आपका आ गया कि नहीं। यहाँ पर देखो आरोही पूछा गया है तो आपका आंसर सी वाला हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगेगी? तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म बताना है। नेपाल के साथ जो आपके पड़ोसी युग्म आपके हैं, यहाँ पर देखा जाए नेपाल के साथ भैया आप कहेंगे उत्तर प्रदेश तो लगता ही लगता है ना। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपका नेपाल के साथ 15 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा भाई? नेपाल दिया है। और नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए, नेपाल की बात करें तो कुछ नेपाल आएगा कहाँ पर, इसमें आएगा, ठीक है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका यूपी तो हो सकता है लेकिन हरियाणा नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका सिक्किम तो यहाँ पर आपका पड़ता है, सिक्किम आपका यहाँ पर हो जाएगा। और भूटान दिया गया है, सिक्किम और भूटान अगर दिया है तो इसके युग्म आपका हो जाएगा। अच्छा, असम दिया है तो असम तो यहाँ पर पड़ता है, बिहार आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया सिक्किम और बिहार, ऑप्शन क्या हो सकता है? सिक्किम और बिहार यहाँ पर हो सकता है। क्यों भाई, कोई ऑप्शन ऐसे मिल रहा है जो मैच कर जाए 15 नंबर में? यहाँ पर आपका जो मैच करेगा इनमें से क्या मैच करेगा? डी नंबर आपका मैच कर जाएगा भाई, डी नंबर आपका हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपका ये नेपाल आपका होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सिक्किम आपका होता है, सिक्किम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका यूपी हो, कॉर्नर में आपका बिहार है, तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन है? तो यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे खिलाफ पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील आपको बताना है। अब यहाँ पर नए टॉपिक में हम लोग आ गए हैं, जैसे भारत की यहाँ पर झीलें वगैरह हैं, है ना, भारत के प्रमुख जो आपके जलप्रपात वगैरह हैं, है ना, ये सब चीजें आपको इसी मिलेंगी। जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि एक प्रकार से ये मैराथन क्लास है जिसमें सब कुछ कवर होता है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है इनमें से कौन हो जाएगी? चलिए बताइए, 1 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मीठे पानी की झील आपकी जम्मू कश्मीर में वुलर झील आपकी है। और ये दोस्तों देखा जाए तो गोखुर झील आपकी है ना। गोखुर झील मतलब गाय के आकार की बनी जो खुर होता है उसी के अकॉर्डिंग बनी झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? दोस्तों याद रखिए ये उत्तर कहाँ के है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र की है। मतलब यहाँ पर याद रखिए पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ी झील भी है, मीठे पानी की झील है, ये है आपके मणिपुर है। मणिपुर में एक दोस्तों याद रखिए राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जो मतलब इस जो मणिपुर में जो आपकी लोकटक झील है, इस झील में आपका बना है एक अभ्यारण्य जो कि तैरता हुआ, क्या बोलते हैं, विश्व में तैरता हुआ एकमात्र अभ्यारण्य जो आपका है वो आपके किस में है? तो आपकी इसी झील में है। नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ अभ्यारण्य जो आपका है वो आपके मणिपुर के लोकटक झील में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उमियम झील किस राज्य में है? उमियम झील दोस्तों ये पड़ती है आपकी मेघालय में। कहाँ पड़ती है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लैगून झील जो आपकी है ये चिल्का किस राज्य में है? तो चिल्का झील दोस्तों याद रखिए कहाँ हो जाएगा? आप कहेंगे उड़ीसा में, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुलर झील किस राज्य में है? अभी अभी हमने पढ़ाया कि भैया ये आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला है लोनार झील किस राज्य में है? ये भैया लोनार झील आपकी क्रेटर झील है, ज्वालामुखी से उत्पन्न है जो आपकी झील होती है वो आपकी देखा जाए क्रेटर झील कहते हैं। और क्रेटर झील आपके महाराष्ट्र में है दोस्तों, लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील जो कि सांभर है ये किस राज्य में है?
सांभर झील आपकी कहां पर है दोस्तों, याद रखिए इसे अंतःस्थलीय झील भी कहते हैं और ये राजस्थान में है। ये भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी है दोस्तों अंतःस्थलीय में, ठीक है। अगला है कि बिम्बनाथ झील जो आपके देखा जाए, बिम्बनाथ झील भारत की लंबी झीलों में इसकी गिनती होती है और इसी में आपका नौकायान जो होता है, नौकायान इसी झील पे आपका होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपकी केरल में है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोलेरू झील किस राज्य में है। कोलेरू झील जो आपकी ये कहां पर है दोस्तों, कोलेरू झील ये पड़ती है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहर सागर, राणा सागर, प्रताप और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर आपका निर्मित है। अगर आज की क्लास आपने देख लिया तो आपने जो दुनिया में भूल रहे थे, बहुत दिनों आप पहले पढ़े थे, अब आज भूल रहे, सब कुछ आज यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। चलिए 10 नंबर दिया गया है और 10 की बात करते हैं तो याद रखिए यहाँ पर ये है चंबल नदी है। चंबल नदी में ही याद रखिए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय आपके हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में विशालतम लैगून इनमें से कौन सी है। विशालतम लैगून झील जो आपकी है इनमें से क्या है, तो भैया ये आपकी चिल्का झील पड़ती है। चिल्का झील जो कि देखा जाए विश्व में दूसरे नंबर की समुद्र के किनारे, ये आपकी बड़ी झीलों में इसकी गिनती आती है, जो कि आपकी उड़ीसा की चिल्का झील है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है 12 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा कि भैया लोकटक झील मणिपुर में है, सांभर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में है, लेकिन हुसैन सागर झील ये आपकी कर्नाटक में नहीं है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकटक झील जो आपकी है ये कैसी झील है। लोकटक झील क्या है, तो लोकटक क्या है, झील है, बस सिंपल सी बात है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर में है, मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है। लैगून मतलब होता है जो समुद्र के किनारे आपकी झीलें होती है, समुद्र तट में होती हैं। लैगून एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जैसे एक खेत यह है, एक खेत यह है, इसके बीच में एक मेड़ होती है और इसका पानी रस रस के जाता रहता है ना। रस रस के मतलब बिल्कुल पतली मेड़ होती है। गाँव में आप देखते होंगे, और गाँव में खेत होते हैं भाई, जब खेत देते हैं ना, अगर बगल बगल पड़ोसी के खेत होते हैं तो उसकी मेड़ जो होती है, उसके बूढ़े लोग जो हुआ करते थे वो मेड़ को काट डालते थे, थोड़ी थोड़ी बचाते थे। उनको लगता है पूरा जो पैदावारी होती है मेड़ में होती है, तो क्या होता है जब पानी लगाते हैं तो इसका खेत का पानी धीरे धीरे उस मेड़ से निकलता है, तो रस रस के निकलता है, उसी को कहा जाता है लैगून, है ना। तो ये समुद्र के किनारे की झील होती है। 14 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो ए हो जाएगा। ये है आपकी अष्टमुडी झील है। कौन है, अष्टमुडी झील। ये आपकी लैगून झील नहीं है, ठीक है, आपकी लैगून झील नहीं है। बाकी यहाँ पर चिल्का है, पुलिकाट है, पेरियार है, आपकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील आपकी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो आपकी झील है वो आपकी है कौन सी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन हो जाए आपका यहां पर हुसैन सागर झील। कौन है, हुसैन सागर झील, जो कि ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। 16 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया लोनार झील आपका देखो, आपका मध्य प्रदेश दिया जो कि गलत दिया है, महाराष्ट्र में है। नक्की झील आपके देखो यहाँ पर गुजरात दिया है, जो कि आपका ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पर कोलेरू झील जो दिया गया है आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका सी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए आपका सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है ना 17 नंबर में। तो पहला देखिएगा सांभर झील राजस्थान में दिया गया है, आप कहेंगे सही है। लोनार झील आपको बताया, लोनार झील आपकी कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, एक न्यूज आ रही थी चर्चा में कि महाराष्ट्र के लैगून झील का जो पानी है वो गुलाबी हो गया है, ठीक है ना। ये कोरोना काल की समय की बात है। यहाँ पर देखो दिया, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील इनमें से कौन सी है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील आपकी चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट आप जानते हैं, पूर्वी और पश्चिम तो जानते होंगे। पश्चिमी तट आपका ये है और पश्चिमी तट में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अष्टमुडी है, अष्टमुडी जो आपकी है दोस्तों याद रखिए ये पश्चिमी तट में है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। बाकी देखिए आपका चिल्का झील आपके उड़ीसा में पड़ती है, पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में है। तो अब बच्ची आपके कौन, तो ये क्या बच्ची आपकी बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागिन झील किस राज्य में है। नागिन, जब भी नाग नागिन की बात आती है ना, जब भी नाग नागिन की बात आए तो आपको बताना है क्या, जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है।
तो याद रखिएगा भारत में सबसे ऊंचा है कुंचिकल प्रपात। क्या है? कुंचिकल प्रपात है। जब एग्जाम में आप बैठे हो और आपसे अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक इतने बड़े वीडियो से अगर 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना है यार, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जब 2 घंटे की अगर हम क्लास दे दें तो उसमें 5-6 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अब इसमें देखिए, और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इसमें ना मिले, दूसरे एग्जाम में मिल जाए ढेर सारा। याद रखिए जो आपका कुंचिकल है, कुंचिकल प्रपात, ये प्रपात आपका सबसे ऊंचाई में आपका स्थित है, सबसे ऊंचा भारत का यही है। पहले था आपका जोग जलप्रपात। क्या था? जोग जलप्रपात। लेकिन अब जो आपका है वो कुंचिकल प्रपात है, शरावती नदी पर है और आपके कर्नाटका में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वविख्यात जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर 22 नंबर में आप कहेंगे सर कर्नाटक में है। कर्नाटक ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और कर्नाटक में कुंचिकल भी है, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? दोनों अगर होता है तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर ऑप्शन में जोग हो, है ना, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने कहा होना ही नहीं है कंफ्यूज। याद रखिए आपको लगाना है कुंचिकल ही लगाना है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, है ना, यूपी पीसीएस का जो पेपर दिया होगा, इसके पहले आपका 18 में जो पेपर हुआ था वहां पर जो दोनों ही ऑप्शन आ गए थे और दोनों ऑप्शन में आपका सही किया गया था कुंचिकल। ठीक है ना? तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगला दिया गया है कि जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है दोस्तों, याद रखिए, महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है। अभी अभी हमने बताया था ये आपकी शरावती नदी पर है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर आपका है। धुआंधार जलप्रपात जो आपका है वो किस नदी पर है, 25 नंबर आपका दिया है। तो आप कहेंगे धुआंधार जलप्रपात आपकी काम्पिल धारा, जो कि आपकी नर्मदा नदी पर है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं नए टॉपिक में। नया टॉपिक आपका आ गया, भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है। चलिए यहां पर बताना है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से जो आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिएगा, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। हीरा बांध है कि हीराकुंड बांध है? हीराकुंड बांध है। चलिए बिल्कुल सही है। याद रखिए भारत का सबसे लंबा बांध है कौन है? हीराकुंड बांध है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। जब ऊंचा बांध पूछे तो आप बताना है टिहरी बांध। क्या बताना है? टिहरी बांध बताना है। अगला दिया गया भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वो है आपका भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों, सतलुज नदी पर आपका है भाखड़ा नांगल बांध, ये गुरुत्वीय आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर आपका बनाया गया है। टिहरी बांध जो आपको बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है। आप कहेंगे सर ये बनाया गया भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। टिहरी बांध किस राज्य में है। जब आपसे कहे टिहरी बांध किस राज्य में है तो आपको बताना है सर ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर आपको बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध आपके सतलुज नदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखिए भाखड़ा नांगल बांध जो आपका है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हीराकुंड बांध किस नदी पर आपका है। हीराकुंड बांध किस नदी पर आप में, तो आप कहेंगे उड़ीसा की महानदी पर है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला हीराकुंड बांध किस राज्य में है, अभी हमने बताया किस राज्य में है, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसके 80% आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई? हमने कहा कि जितने क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसका 80% आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले से ही आपको आ रहा होगा, मतलब 80% तो आपको पहले से ही आ रहा होगा ना। और 80% में आपको 50% तो रटे होंगे, 30% आप कंफ्यूज हो गए होंगे, 30% ऐसी चीजें हैं जो आप भूल रहे होंगे। हमने कहा 50% तो रट्टा मारे हो। अब यहाँ पर 30 जो आपके परसेंट है वो क्या है, 30% जो आप भूल जा रहे थे, भूलने जा रहे थे, वो आपको रट रहे हैं। बाकी बचा हुआ 20% आपको नया कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर देखो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर 9 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर है, ये आपके उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये इंदिरा सागर बांध किस नदी पर आपका है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपसे कह रहा है और 10 नंबर का ऑप्शन अभी हमने बताया था। यहाँ पर देखो इंदिरा सागर बांध दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 10 नंबर। अगर आपको आ रहा है जवाब तो दीजिए भाई। अगर आपको सभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो सभी लोग जवाब देना, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया इंदिरा सागर बांध जो बना है वो आपकी किस नदी पर है। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नर्मदा नदी पर है। क्या है, नर्मदा नदी। आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी अगर यहाँ पर इंदिरा गांधी अगर हो जाता तो भैया वो क्या हो जाता, तब तो चंबल में पहुंच जाती। अगला दिया है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है, 11 नंबर। 11 नंबर में आप कहेंगे सर ये है आपके मध्य प्रदेश में। अगला है रिहंद बांध किस नदी पर आपका बनाया गया है।
रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? 12 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा रिहंद बांध बनाया गया है रिहंद नदी पर, है ना, और यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध जो आपका है वो किस राज्य में है? याद रखिएगा यूपी में ही है, ठीक है ना, यूपी में ही है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भैया आप कहेंगे चंबल नदी पर है, चंबल नदी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है। अगला है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? 15 का ऑप्शन देना है। तो हमने कहा गांधी सागर है आपके कहां पर? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध जो बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है? याद देखिए इडुक्की जो बनाया गया है ऑप्शन डी हो जाए आपका पेरियार नदी, जो कि आपकी केरल में है। जब भी कभी आपको मिलेगा क्या यहाँ पर मिले पेरियार, तो समझ जाइए कि आपका कहाँ का है, तो आपके केरल का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इडुक्की बांध किस राज्य में है? इडुक्की बांध जो आपका है कहां पर है? तो आप कहेंगे सर केरल में है। कहां पर है? आपके केरल में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलिहार बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो बगलिहार आपके दोस्तों याद रखिए चिनाव नदी पर है। किस पर है? चिनाव नदी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है बगलिहार बांध कहां पर स्थित है? बगलिहार बांध जो आपका है कहां पर स्थित है? आपकी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी पर। किस में है? नर्मदा नदी। बरगी बांध किस राज्य में है? तो भैया जब राज्य पूछे तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। नापथा झाकरी, बिल्कुल स्टार लगाइएगा कि नापथा झाकरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? नापथा झाकरी बांध जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा किस में है? आप कहेंगे सर सतलुज नदी पे हो जाएगा। नापथा झाकरी बांध जो आपका है वो किस नदी पर? देखिए सही है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहां पर, देखिए आपका आ गया है क्वेश्चन, आपका आ गया नापता झाकरी बांध किस नदी पर है? अच्छा कहां पर भी ये बता सकते हैं क्या? क्यों भैया? नापता झाकरी बांध जो आपका है सतलुज नदी पर है, बिल्कुल सही है ना, सतलुज नदी है, बिल्कुल सही है ना। यहां पर आपका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश में है आपका स्थित है, ठीक है। अगला है नापता झाकरी बांध किस राज्य में? अच्छा नीचे क्वेश्चन दिया भी गया है। आप कहेंगे सर जी ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? यहां पर जवाब दीजिएगा। तो आप कहें नागार्जुन, नाग और अर्जुन आपके कृष्ण, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? नागार्जुन सागर बांध जो आपका है वो कहां पर है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा जो बनाया गया है ये बनाया गया है आपके तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? तो भैया आप कहेंगे सर ये है आपके कर्नाटका में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध जो आपका है किस राज्य में? 29 नंबर में। तो भैया ये आपके कहां पर है? तो आपके गुजरात में है। अगला दिया है कि जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? जायकवाड़ी जो बांध है वो किस नदी पर है? तो आप कहेंगे सर गोदावरी में है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जायकवाड़ी बांध किस राज्य में है? तो भैया किस राज्य में है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप कहेंगे सर ये चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध जो बनाया गया है ये आपके चंबल नदी पर है, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी। चलिए आइए नए टॉपिक में आपका आ गया जीएसटी आ गया है। कह रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? हमने कहा जीएसटी का पूर्ण होता है वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? जवाब देना है। एक वीडियो में ही सब कुछ मिलेगा। हमने कहा गागर में सागर, है ना, सब कुछ इसी में आपको मिलने वाला है, गागर में सागर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वीडियो के लाइक की संख्या थोड़ा बढ़ाइए भाई, है ना, जितने लोग जुड़े हैं कम से कम उतने लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहे तो थोड़ा अच्छा लगते रहे, है ना। चलिए अगर आपको लगता है सर को मेहनत नहीं लग रही है ना तो आधा घंटा बोल कर देखिए हमारी तरह, दूसरे दिन आपको मालूम है गला जाम हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, कम से कम एनर्जी आप लोगों के माध्यम से हमारे बनी रहती है, तो सब लोग लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है।
चलिए, भारत में जो जीएसटी है कब से लागू हुआ, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है। मतलब भारत में जो जीएसटी है वो दोहरे मॉडल पर आधारित है, और जो दोहरे मॉडल जीएसटी है ये कहां से है? तो आप कहेंगे सर ये कनाडा से है। कहां से? कनाडा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि जीएसटी एवं सेवा कर की खपत आधारित होती है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की जो खपत है ये आधारित होती है, तो आपके लाभांश पर आधारित होती है। लाभांश होता है, लाभांश शब्द होता है। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? चलिए बताइएगा। आपका 5 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये होती हैं 4। कितनी होती हैं? 4 होती है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 4 भागों में है ना। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, जीएसटी की अधिकतम दर क्या है? तो जीएसटी की अधिकतम दर क्या है? आप कहेंगे सर देखा जाए तो जीएसटी की दरें आपकी कितनी हैं? यहाँ पर देखिए आपका जो 18% है, 28, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कि जो अधिकतम आपकी है वो है आपका कौन सा है? यहाँ पर 28 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्यों भाई, इतना ही तो है, क्या कम ज्यादा है? नहीं है ना। याद रखिएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। 28 आपकी अधिकतम आपकी है। दूध घी शक्कर दूध घी जो आपका है ना वो भी आपका 28% जीएसटी में हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एसजीएसटी यूजीएसटी के लिए लागू अधिकतम दर क्या है? भैया अगर एसजीएसटी है और यूजीएसटी है, इसके लिए अधिकतम जो दर होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप जो अधिकतम है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है। अगले क्वेश्चन का आगे आइएगा। क्वेश्चन दिया है वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की जो दरें हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी की दरें हैं वो आपकी कौन सी हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 0, 5, 12, 18 और 28, मतलब ऑप्शन सी वाला आपका हो जाएगा 0, 5, 12, 18 और 28 वाला ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी नंबर आपका बन जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? सी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला दिया है किसी भी अंतरराज्य खरीद पर कौन से कर लगाए जाते हैं? किसी भी अंतरराज्यीय खरीद अगर होती है तो भैया जो कर लगाए जाते हैं ये कर होते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अगला है आईजीएसटी में जो टी का मतलब होता है वो क्या होता है? टी का मतलब होता है दोस्तों एकीकृत। क्या होता है? टी का मतलब होता है एकीकृत, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन और ढेर सारे बन जाए, अगर हम आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लेंगे आप लोगों से, क्यों भैया आप लोगों से जीएसटी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप तैयार हैं? एक शब्द आपसे याद रख लेना है कि यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी जो दिया था कब दिया था? तो 8 सितंबर को दिया था। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि राष्ट्रपति ने अपनी जो मंजूरी दिया वो 8 सितंबर 2016 को दिया था। ठीक है ना? 101 नंबर का संशोधित अधिनियम जो था, भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला भारत जो आपका था 161वां देश था। क्या 161वां देश? तो याद रखिए 161वां देश आपका था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है जीएसटी में पंजीकरण संख्या नंबर कितनी होती है? तो जीएसटी में जो कुल संख्या होती है 15 डिजिट की होती है। कितनी? 15 डिजिट की होती है। 15 डिजिट की होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया है। और यहाँ पर जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? आप कहेंगे वित्त मंत्री होता है ना? जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है आपकी है? तो 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। एक स्पेशल आपको बना देंगे ना जीएसटी वाला, सब चीजें बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आपके अगले आ गया है। कह रहा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? चलिए भैया जवाब देना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हवाई अड्डा है ये कहां पर स्थित है? यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब बात की गई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नई दिल्ली इसका आंसर है, बन जाएगा नई दिल्ली। अगला है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज आप कहेंगे सर ये मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये है आपके कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है?
बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है कहां पर है, क्वेश्चन आपका 4 दिया है और 4 दिया है तो आप कहेंगे सर नागपुर जो कि महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। दोस्तों आप कहेंगे सर ये है अहमदाबाद गुजरात में है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर है, लाल बहादुर शास्त्री आपका हवाई अड्डा पूछा गया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके वाराणसी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला दिया गया है कि के पैगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, पैगोंडा जो आपका पैगोंडा दिया गया है ना, तो भैया याद रखिए के पैगोंडा दिया गया, के पैगोंडा दिया है 7 नंबर में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर यहां पर हो सकता है पैगोंडा से क्या आपके उड़ीसा में हो सकता है या के पैगोंडा से आपके बेंगलुरु कर्नाटक में हो सकता है। चलिए वो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, यहां पर ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये जो आपका है बेंगलुरु में है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, ये बेंगलुरु में है, याद रखिएगा है ना। देखिए गड़बड़ी हो रही थी, नाम से ऐसा लग रहा था कि ये नहीं यहां होगा, लेकिन इसका आंसर सही है सी नंबर, बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दोस्तों आपका चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई जो कि तमिलनाडु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये कहां पर है, तो कोचीन आपका हो जाएगा कोचीन में, ऑप्शन बी हो जाएगा है ना, केरल में। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये है आपका कहां पर, तो आपके गुवाहाटी जो कि आपके असम में है। अगला है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर इम्फाल का इम्फाल हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, चलिए भाई जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका स्थित है वो आपके कहां पर है, 12 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो भैया जयपुर आपका कहां हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आप कहेंगे श्रीनगर, श्रीनगर में हो जाएगा, बी नंबर जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर है, चलिए बताइएगा चौधरी चरण सिंह जो आपका हवाई अड्डा है आपके कहां पर है, सब चीज का रिवीजन मान लीजिएगा है ना, ये मत सोचिए कि अरे यार ये आते हैं कि नहीं आते हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है ना, जो चीज आप भूल रहे थे वो सब चीजें एक साथ आपको रिवीजन हो रही हैं, ठीक है ना, तो सबका रट्टा मान लीजिए पूरी तरीके से। चलिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो आपका है ये कहां पर है, 15 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ये तो लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ हो जाएगा। अगला दिया गया है कि त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है कहां पर है, तो आपके तिरुवनंतपुरम जो कि आपके केरल में है। अगला है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, 17 नंबर में, तो दोस्तों ये है आपके हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका ये कहां पर है, तो दोस्तों याद रखिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान जो निकोबार आपका है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, चलिए बताइएगा गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। 19 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके अमृतसर जो कि पंजाब में है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो आपका दिया है 20 नंबर में वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये कहां पर है, तो भैया ये आपके करीपुर जो कि आपके केरल में है, करीपुर जो कि आपके केरल में है। अगला है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ये आपके झारखंड में है जो कि रांची हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला दिया है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 23 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगला है डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 24 नंबर में, तो दोस्तों ये पड़ता है आपके गोवा में, कहां पर है, गोवा में है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो सूरत का है आपके सूरत जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा।
मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय मंगलौर हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। अगला है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो यह कोयम्बटूर आपका कोयम्बटूर में हो जाएगा। अगला है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो 29 नंबर में, तो आप कहेंगे 29 को ऑप्शन सी हो जाएगा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ये तो रहे भारत में। अब ये बताइए यूपी में कौन कौन है? यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं? भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं तो आपके उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपके हैं, कहां पर? आपके उत्तर प्रदेश में। क्या आप लोग बता सकते हैं ये पांचों में? क्या बता सकते हैं? 5 जो आपके हैं, 5 है भैया, 6 कहां से हैं? 5 ही तो हैं भाई, 6 कौन सा है भाई? छठा नंबर में कौन है? 5 ही तो पड़े होंगे, छठा कहां से आ गया? कुशीनगर हो गया है ना, और अयोध्या पोर्ट आपका हो गया, लखनऊ हो गया। हाँ वेरी गुड, 5 ही आपके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर अवस्थित है? चलिए जवाब देना है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है यहाँ पर भारतीय टेलीविजन संस्थान जो आपका है ये कहां पर स्थित है? चलिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो आपका है ये कहां पर जवाब देना है? चलिए देखिए भैया, ये आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर पुणे, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। नया तो आपका अयोध्या राम पोर्ट बना है भैया, वो भी उसी में शामिल है। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब आपको दिखेगा। तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपके दोस्तों याद रखिए बेंगलोर, जो कि आपके कर्नाटक में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान दोस्तों याद रखिएगा ये पड़ता है आपकी पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। पुणे जो कि महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो आपके है ये कहां पर है दोस्तों? जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जवाब देना है, आप सभी को जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो आपका है ये कहां पर स्थित है भैया? इसका आंसर दीजिएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्या? भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान बिल्कुल सही है, ये पड़ता है आपके भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश है। 4 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो आपका है ये कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर जवाब देंगे, कुछ संस्थान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, संस्थान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हमेशा बनते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान जो आपका है ये कहां पर आपका है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, जो तेलंगाना है। कोई ऑप्शन में देखिए ऑप्शन दे दिया गया है, डी नंबर है, हैदराबाद जो कि आपके तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संगीत नाट्य अकादमी कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा, संगीत नाट्य अकादमी जो आपकी है ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली, जिसका ऑप्शन आ रहा है नई दिल्ली, आपका सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला दिया गया है राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो आपका है ये दोस्तों कहां पर स्थित है? इसका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय वन प्रबंधन दिया है ना, तो भैया ये कहां पर है? आपका जवाब हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है कहां पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर हो जाएगा? 8 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये है आपकी नई दिल्ली में है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर स्थित है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान 9 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर ये है आपके कोयम्बटूर में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके राजमुंदरी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़िएगा कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछा गया है और ये है आपको पड़ता है आपके चेन्नई में। कहां पड़ता है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो आपके कानपुर में, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो भैया ये पड़ता है आपकी कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में है।
अगला दिया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखिए ये कहाँ पर है, करनाल जो कि हरियाणा में है। ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है 15 नंबर में, तो भैया याद रखिएगा वन अनुसंधान आपके कहाँ पर है, देहरादून हो जाएगा, देहरादून में। अगला दिया गया है भारतीय लाख अनुसंधान कहाँ पर है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपके रांची में, जो कि ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भैया ये है आपके धनबाद, जो कि आपके झारखंड में है ना, धनबाद जो कि झारखंड हो जाएगा। अगला दिया गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, तो सर्वेक्षण जो आपका है वो आपके देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है। भारतीय मौसम वेधशाला जो आपका है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, तो भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ पर है, आपकी पुणे में है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके गांधीनगर, जो कि आपके गुजरात में है। गांधीनगर जो कि गुजरात में, तो ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला है भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है, ये आपको जवाब देना है। तो खगोल संस्थान कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक, जो कि आपके बेंगलुरु में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपका है कहाँ पर है। डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपका है कहाँ पर है, तो वाराणसी में, जो आपका मड़वा डीयू है ना, वाराणसी में जो मड़वा डीयू है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ पर है। केंद्रीय दिया गया है केंद्रीय, और केंद्रीय दिया है सड़क अनुसंधान है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है। जब वनस्पति नाम लगा दिया वो भी कैसा है, केंद्रीय दिया गया है। क्या है, केंद्रीय दिया है, तो यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। अगला है केंद्रीय पर्यावरण और पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान पूछा गया है, तो भैया याद रखिए पर्यावरण इंजीनियरिंग आपका हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो आपका है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है आपके कोलकाता, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र पर कहाँ पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, 27 नंबर जवाब देना है। आप कहेंगे सर ये है आपके गुड़गांव, जो कि आपके हरियाणा में है। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, चलिए जवाब देना 28 नंबर में कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है 28 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर आपकी, ये कटक में है। कहाँ पर है, कटक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। रमन अनुसंधान आपके बेंगलुरु, जो कि आपके कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान आपसे पूछा गया है, और भैया ये है आपके धातु होती जम जाती है, तो जम जाती है तो आपको हो जाएगा जमशेदपुर हो जाएगा। अगला है कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहाँ पर है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान आपके अहमदाबाद, जो कि आपके गुजरात में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, टाम्बे, जो कि आपके मुंबई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, भारतीय पेट्रोलियम, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 33 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है, बता सकते हैं। चलिए फिर जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए भैया आपका जो आंसर है लगभग तो आपका ठीक है, लेकिन आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है। चलिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपसे पूछा गया है ना, और भारतीय जो पेट्रोलियम आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, देहरादून में है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आपका है 34 नंबर में, तो 34 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपका कहां पर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पूछा गया है, और ये पड़ता है आपके दोस्तों याद रखिएगा मुंबई, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, यहां से आपके क्वेश्चन बनना ही बनना है और हमेशा पूछा जाता है। अब आपको यहां पर बताना है कि भैया भारत संयुक्त क्या दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो आपकी कब की गई थी, जवाब देना है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी है ना, ये आपकी कब की गई थी, इसका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट, इनमें से क्या हो जाएगा।
देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो बनेगा वो आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह दोस्तों आपका कहां पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखा जाए तो आपका जो आंसर है दूसरे में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बनेगा। अगला संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया था। संयुक्त राष्ट्र शब्द जो दिया था वो किसने दिया था दोस्तों। यहां पर देखा जाए तो आपका जो 3 का ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है कि जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहां संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था, ये प्रारूप तैयार किया था। और ये प्रारूप तैयार किया था आपके सैन फ्रांसिस्को में, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपके अमेरिका में। अगला दिया गया है कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई उस समय सदस्य देश कितने थे। उस समय जो सदस्य देश थे दोस्तों याद रखिए 51 थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 55। जब यहां पर देखिए जब हस्ताक्षर किए थे तब आपके 55 थे। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके थे वो आपके कौन थे, बिल्कुल IMP स्टार लगाइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके थे इनमें से क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ये थे आपके कौन, ट्रिगवेली। क्या हो जाएगा, त्रिवेली, या इन्हें बोलते हैं ट्रिगवेली, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके त्रिगवेली हैं किस देश के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके त्रिगवेली हैं वो किस देश के थे। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया ये थे आपके नॉर्वे के, ऑप्शन सी आपका नॉर्वे हो जाएगा। अगला दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि कितनी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो अवधि होती है वो आपकी कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा कितनी होती है। चलिए यहां पर जो आप देना है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। चलिए देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखा जाए तो संयुक्त जो अवधि होता है अर्थात कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, इनका नाम बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव का नाम इनमें से क्या था। 10 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम था यूथांट। क्या नाम था, यूथांट नाम था, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। कितनी है भैया, यहाँ पर बताइएगा। स्थायी सदस्यों की संख्या आप कहेंगे सर 5 है, कितनी है, 5 है, और आपके 10 जो आपके वो आपके अस्थायी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 10 है। अब यहाँ पर जो स्थायी सदस्य आपके हैं कौन कौन है यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए, फटाफट बताना है, सब रटे हो है ना। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी क्लास में तो आपको भैया बोर होना ही नहीं है। समझिए जो चीज में आपको 80% आ रहा हो है ना, उस चीज में भी अगर आपको बोरिंग लगे, वो भी पढ़ने में मन ना लगे, तो फिर क्या मतलब है इसी पढ़ाई से। चलिए देखो आपसे कह रहा है यहां पर 13 नंबर आपसे कह रहा है, 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 13 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर याद रखिए, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिए यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग आपके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, कितने अंग है पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 नंबर के जो बात बनेगा आपको हो जाएगा 6। कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है ना। अभी आपको ये सब कुछ मिलेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकाल की जो कार्यकारी भाषा है वो आपकी कौन सी है। तो याद रखिए कार्यकारी मतलब जो कागजातों में काम वगैरह होते हैं वो आपकी भाषा जो आपकी है दोस्तों, याद रखिए 2 भाषाओं में, अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ही कार्य होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, देखिए अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, जर्मन है। क्या आप कहेंगे नहीं है, तो ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था। चलिए भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था, 17 नंबर का ऑप्शन देना है। तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा 1945 में। कब बना था,
यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा, 1945 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश जो आपके हैं वो कितने हैं। 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 193, इसका जो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का देश यहां पर बना था। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है। देखिए भाई 19 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका दक्षिणी सूडान। कौन है, दक्षिण सूडान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो भैया ये जो बना तो कब बना था, तो ये बना था दोस्तों याद रखिएगा 2011 में। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेकिन इस क्वेश्चन को बताइए के बाद देख लेते हैं, है ना। यहां पर ये बताना है भैया कि जो आपका आंसर है क्या सही है। दक्षिण सूडान, है ना, जो कि देखा जाए दक्षिण सूडान आपका है और ये यूएनओ का सदस्य बना था। ये कब बना था 2011, ठीक है। यहाँ पर जो सदस्य बना था ये 2011 में ही बना था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया है वो आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो आपके थे, यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, ये जवाब देना है। चलिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 21 नंबर जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 21 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं दोस्तों, याद रखिए। इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था। इन्होंने दिया था कब, तो आपके 4 अक्टूबर 1977। क्या हो जाएगा, 4 अक्टूबर 1977, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए यूएनओ को दोस्तों शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था कब, तो आपके 2001 में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे। चलिए उस समय जो महासचिव थे वो आपके कौन थे। 24 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, याद रखिए ये थे आपके कोफी अन्नान। क्या थे, कोफी अन्नान, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव 2024 में आपके कौन है। 2024 में आपके कौन है दोस्तों, आपको बताना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 25 नंबर है, 25 को ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस, जो कि ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं। तो ये भैया आपके पुर्तगाल के, ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस कौन से नंबर के महासचिव हैं। कौन से नंबर के महासचिव हैं 27 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 9वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, तो आपके 9वें नंबर के हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है, जवाब देना है। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है यहां पर 28 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, मैं निषेध करता, अर्थात यहां पर निषेधात्मक वोट होता है। याद रखिए इसका जो आंसर है यहां पर जो जवाब हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। भैया कमेंट इतना काहे कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट ना करें, हमने देख लिया है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। कौन से दो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है 29 नंबर में। तो देखो यहाँ पर भैया जो आपका देखिए युगांडा आपका दिया, मेघालय दिया है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका वेटकन सिटी और जो ताइवान है, ठीक है, वेटकन सिटी और जो ताइवान है ये याद रखिए यूएनओ के सदस्य आपके नहीं है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के किस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भाषण दिया था। इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, ये आपका 32वें आपके अधिवेशन में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है दोस्तों, तो आप कहेंगे नीदरलैंड, जो कि आपके हेग में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
दोस्तों यहाँ पर बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति होती है, ये किसके द्वारा की जाती है? आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ठीक है ना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व का संसद किसे कहा जाता है? बहुत कुछ देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखिए कह रहा है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भैया, ये है आपके जन असेंबली। क्या बोलते हैं? विश्व का संसद जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपकी जन असेंबली। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? आप कहेंगे सर जी 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा ए नंबर है, और 9 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है ना, जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अगला सुरक्षा परिषद में जो आपका वीटो है अर्थात निषेधाधिकार है ना, ये किसके पास होता है? ये जो होता है किसके पास होता है? तो आपकी स्थायी सदस्यों के पास ही होता है, मतलब 5 देशों के पास ही वीटो पावर आपकी है। अगला है कि सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल जो किया था वो किस देश ने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा क्या? यहाँ पर अमेरिका ने किया था, डी नंबर है। अगला है कि सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है? तो सबसे अधिक बार जो किया है वो आपके रूस ने किया है, डी नंबर है। अगला संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं? तो भैया यहाँ पर आपने देखा होगा जैतून की इस प्रकार से आपकी पत्ती बनी होती है ना, जैतून की पत्ती इस प्रकार से बनी होती है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का अंग है ना, संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये होता है संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है, ये सचिवालय का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था उस समय वो भारत के क्या थे? चलिए उस समय ये भारत के थे क्या? 41 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए विदेश मंत्री थे। क्या थे वे? ये विदेश मंत्री थे। अगला दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम क्या है 42 नंबर में? दोस्तों 42 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर है हैमर सोल्ड लाइब्रेरी। क्या नाम है? हैमर सोल्ड लाइब्रेरी, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अगला दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर साल कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? जवाब देना है। पहली बार जुड़े रहे भैया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन तैयारी, गजब की तैयारी, जबरदस्त की तैयारी आपकी हो रही है ना। और हम कहते भी कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा। और आप जब पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको ढेर सारे मिलेंगे। आप प्रीवियस उठाइए है ना, या कोई मॉडल पेपर उठाइए और स्टैटिक जीके से होगा तो आप क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ से कितने ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया 44 नंबर में। और 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, विश्व शांति और सुरक्षा। क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? आंसर क्या बनेगा? दोस्तों 45 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी बनेगा। याद रखिए सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं सुरक्षा परिषद को, तो ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? देखिए भैया जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ना, उसके लिए जो जमीन दान में दिया था वो दिया था भैया आपकी कौन है? तो इनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। क्या नाम है? जॉन डी रॉकफेलर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में के ध्वज को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अपनाया गया था, ये कब अपनाया गया था दोस्तों ये बताना है। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 47 नंबर का जो ऑप्शन है ए हो जाएगा 1947। क्या हो जाएगा? 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का जो नाम दिया था वो दिया था आपके रूजवेल्ट ने, अर्थात फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक जो आपकी हुई थी आपकी कहां पर हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी कहां पर हुई थी? दोस्तों यहां पर आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली बैठक हुई थी आपकी कहां हुई थी? 49 को ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आपके लंदन में। कहां पर है? आपके लंदन में हुई थी।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी। अब जो लंदन में कब हुई थी तो आप कहेंगे सर जी 10 जनवरी 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी नंबर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी यह आपकी कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा 3 अप्रैल 1946। क्या हो जाएगा, 3 अप्रैल 1946 को स्थापना हुई थी। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं। कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं, देखिए 52 नंबर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। अगला दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन बने थे। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 53 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिए नगेंद्र सिंह, इनका नाम है नगेंद्र सिंह। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए 54 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सुरक्षा परिषद। क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका है उसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। ऑप्शन ए बजेगा। अगला है प्रतिवर्ष कब महासभा के सम्मेलन होता है। प्रतिवर्ष कब महासभा का जो सम्मेलन होता है ये कब होता है। तो दोस्तों याद रखिए सितंबर में होता है। कब होता है, सितंबर में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्व देश आपके हैं। देखिए 56 नंबर में तो आप कहेंगे 2 ऑब्जर्व देश आपके। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 19 दिसंबर 1947। 19 दिसंबर 1947। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है वो पेश करता है, वो कौन पेश करता है। देखिए 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, महासचिव पेश करते हैं। अगला दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव वान की मून किस देश के आपके थे। देखा जाए तो भैया वान की मून जो थे वो आपके कहाँ के थे। देखिए 59 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। ये दक्षिण कोरिया के थे। ठीक है, दक्षिण कोरिया के थे। अगला दिया गया है कि किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो भैया इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, इनका नाम है डैग हैमर इसको जोन्ड, है ना। इनका जो मृत्यु हुई थी कार्यकाल के समय हो गई थी। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर का ऑप्शन डी हो जाए आपका, ये है न्यास परिषद। न्यास परिषद ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया था। ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का नाम क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का नाम है दोस्तों 62 का ऑप्शन सी हो जाए आपका। इनका नाम है, याद रखिएगा, अफ्रीकी महासचिव का नाम पूछा गया ना तो इनका नाम है बुतरस घाली। क्या नाम है, इनका नाम है बुतरस घाली। ये अफ्रीकी महासचिव है। पहले महासचिव नहीं पूछा, एंटोनियो गुटेरेस मत लगाइएगा कि एंटोनियो गुटेरेस लगाने लगे। यहाँ पर दिया है अफ्रीकी तो आप बताइएगा बुतरस घाली इनका नाम है। अगला दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है। तो भैया यहाँ की जो मूल प्रति आपकी है ना, तो भैया ये जो सुरक्षित रखी गई है ये कहाँ पर की गई है, तो आपका कहेंगे अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द, अध्याय व आपकी धाराएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा 1500 शब्द हैं, 29 अध्याय और 100 यहाँ पर याद रखिए 21 धाराएं आपकी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था। यहाँ पर जवाब देना है आपका जो आंसर होगा, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा जो कहा था वो किसने कहा था। संसार की नगर सभा जो कहा था वो किसने कहा था, इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो 65 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा सुमा। क्या है, सुमा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा कहा था सुमा ने। ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की जो कुंजी कहा था वो किसने कहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर ये हो जाएगा आपका, ये है आपके पामर और पार्किंस। पामर और पार्किंस। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है।
वीटो पावर के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये धारा जो आपकी है वो है आपकी धारा 27। धारा 27 में वीटो पावर के बारे में बताया गया है कि वीटो पावर जो आपके हैं वो 5 देशों के पास है ना। और जो सबसे पहले प्रयोग किया था अमेरिका ने, और सबसे ज्यादा आपके रूस ने प्रयोग किया है। ठीक है ना। यहाँ पर देख दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य जो थी, यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बता सकते हैं। आईएमपी पॉइंट आपका है। आप कहेंगे जी सर ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले पुरस्कार में, अगले क्वेश्चन में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आ गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा होता है? चलिए जवाब दीजिएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपका भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार का स्थापना कब की गई थी। चलिए बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार की जो स्थापना की गई वो आपकी कब किया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 जो ऑप्शन है यहाँ पर सही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अभी देखो 26 जनवरी की संध्या को आपको दिए भी गए थे। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बार में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। एक बार में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा 3। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है प्रथम बार भारत रत्न जो दिया गया था ये कब दिया गया था। दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 1954 में दिया गया था, है ना। अब यहाँ पर 1954 में किसको दिया गया था, नीचे वाले क्वेश्चन में है। कह रहा है सर्वप्रथम भारत रत्न किन व्यक्तियों को नहीं दिया गया था, है ना। किस व्यक्ति को नहीं दिया गया था, तो 3 लोगों को दिया गया था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति इसमें है जो नहीं दिया गया। देखिए भैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, सी राजगोपालाचारी को दिया गया, सी.वी. रमन को दिया गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को नहीं दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इनमें से कौन थी। 7 का ऑप्शन सी हो जाए आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कितने विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया गया है। चलिए कितने विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया गया है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर सी। याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला दोनों को दिया गया है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था। इंदिरा गांधी को भारत रत्न जो दिया गया था ये कब दिया गया था। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया याद रखिए 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1971 में दिया गया था। क्लियर है, 1971 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न कब दिया गया था। एम विश्वेश्वरैया को जो दिया गया था ये भारत रत्न कब दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 1955। क्या हो जाएगा, 1955 आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को ये भी 1955 में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1962 में। कब दिया गया था, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है ना। अच्छा 1955 में देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगवान दास और एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। 66 कहाँ पर है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न जो दिया गया वो 1980 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो दिया गया है ना भारत रत्न, ये कब दिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत दिया गया था, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 1990 में। 1990 जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। ठीक है ना, याद रखिए जो नेल्सन मंडेला है और भीमराव अंबेडकर को भी 1990 में ही दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया। तो राजीव गांधी भैया आपकी 1991 में दिया गया था, है ना। इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा 1991 में मरणोपरांत इनको दिया गया था। और इसी के साथ 1991 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत दिया गया था, और साथ में आपकी मोरारजी देसाई को दिया गया था।
अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब दिया गया था? अबुल कलाम आजाद को दिया गया था, कब दिया गया था? बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 1957 में जो ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइएगा। चलिए गला भी खराब हो रहा है। देखिए 18 की बात करते हैं तो आपको 1994 याद रखिए, 1994 1994 यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा 1994 में। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए हमने कब बताया भैया? अगले क्वेश्चन में बताए हो कि जवाहरलाल नेहरू को नहीं दिया, कहाँ बताए हैं? कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन नहीं बताया? क्वेश्चन नंबर तो डाल दो कि किस में बताए हैं। चलिए यहां पर देखो दिया है अबुल कलाम आजाद 1994 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सत्यजीत रे को भारत रत्न कब दिया गया? चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सत्यजीत रे को भारत रत्न जो दिया गया वो कब दिया गया? 18 नंबर में। तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 1992 में। कब दिया गया था? 1992। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट 1992 में। ठीक है, और 1992 में यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम गैर भारतीय विदेशी नागरिक कौन थे? याद रखिए इनका नाम है नेल्सन मंडेला, है ना। ये अंतिम गैर भारतीय विदेशी नागरिक थे, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न से नवाजे गए पहले विदेशी नागरिक कौन थे? पहले विदेशी नागरिक इनमें से क्या थे? अरे यार मतलब क्या था? हमने कहा था कि क्वेश्चन में हमने कहा था कि सबसे पहले 1954 में जो दिया गया था वो 3 लोगों को दिया गया था। उन 3 लोगों में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। हमारा कहने का मतलब ये था उसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है भारत रत्न नवाजे गए पहले विदेशी नागरिक कौन थे 20 नंबर में? तो ये है आपके खान अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया था कि भारत रत्न प्राप्त प्रमाण पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है? भारत रत्न प्रमाण पत्र पर जो हस्ताक्षर करता है वो करता है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो भारत रत्न दिया गया था ये कब दिया गया था? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो थे अबुल कलाम आजाद और ये हैं अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है ना, तो याद रखिए 22 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1997 में। कब? 1997 में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन थी? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 23 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी 23 नंबर में? तो इनका नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया था? अमर्त्य सेन को भारत रत्न जो दिया गया था ये कब दिया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। 1999 में क्या हो जाएगा? 1999 में राइट हो जाएगा। और 1999 में देखिए पंडित रविशंकर को दिया गया था, गोपीनाथ को भी दिया गया था और आपके अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, पंडित रविशंकर, गोपीनाथ, है ना, और आपके अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रख लेना है। अगला रविशंकर दिया गया है, देखो अगला क्वेश्चन दिया भी गया है ना। यहाँ पर कहेंगे सर जी 1999 हो जाएगा। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? लता मंगेशकर जी को जो दिया गया वो कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। और 2001 में दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था और लता मंगेशकर को दिया गया था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था और यहाँ पर आपके किसको? तो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां। तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह खां अभी आपने बता ही दिया है, तो यहाँ पर देखिए आपका 2001 हो जाएगा। अगला दिया गया है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था आपके 2014 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 2014 में दिया गया था। और दिया गया था किसको? तो आपके डॉक्टर C.N. राव को भी दिया गया था। यहाँ पर दिया है कि कौन भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? दोस्तों याद रखिए इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था?
तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार 30 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है। बाकी अभी लंबी पीडीएफ आपकी है, इतनी में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 घंटा आपने अगर समय दिया है तो इस 2 घंटे में आपने बहुत कुछ कर दिया है ना, आपने बहुत कुछ पढ़ा है ना। तो भैया अब क्लास खत्म हो गई है तो लाइक सर की संख्या भी बढ़ा दीजिए, है ना। धन्यवाद।